चलो बेटा, मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर है 133 और बुक का नेम है साहित्य भवन पब्लिकेशन। चलो जी, इधर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, पढ़ो 12,000। ध्यान से देखना बेटा, जो उसका मैं वर्किंग नोट आपको समझाने वाला हूँ। 2019 से लेकर 2020 तक की मुझे उसकी क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। 1/4/2019 को उसकी सैलरी थी 12,000 पर मंथ। क्लियर। चलो जी, डीए जो था उसका उस टाइम था 1,000 पर मंथ। चले बेटा, आगे एक पॉइंट आ रहा है थर्ड पॉइंट के बाद। ऑन 1 September 2019 his employer request him to revise term of employment due to the bad financial conditions of the company, और उसने रिवाइज कर दी उसकी सैलरी 10,000। 1/9/2019 को उसने उसकी सैलरी क्या कर दी, 10,000 कर दी। और जो उसका डीए था वो उसने दे दिया 700 पर मंथ। चलो जी, नो अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड, उसको कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। चलो जी, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक सैलरी निकालते हैं। अगर उसकी बेसिक सैलरी की बात करें तो बेटा देखो, अगर हम यहाँ पे इन दो पीरियड्स को कंसीडर करें, ये दो पीरियड 1/4 से लेके 1/9/19 तक, तो उसकी सैलरी कितनी रही, 12,000। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने तो उसे हमने सैलरी दी है 12,000। क्लियर। और इसी 5 महीने मैंने उसे डीए कितना दिया है, 1,000, तो डीए कितना हो गया, 5,000। तो बाकी के जितने भी 7 मंथ बच गए उसमें मैंने उसे सैलरी कितनी दी है बेटा, 10,000। और जो डीए दिया है वो मैंने उसे 700 दिया है, तो ये आ गया 4,900। तो इसका मतलब जो मेरी बेसिक सैलरी है 60 + 70, 60,000 + 70,000 इक्वल टू 1,30,000। और जो डीए बनेगा मेरा 4,900 + 5,000, 9,900। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद उसने कहा कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई, द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 5,000 पर मंथ। लो जी, रेंट फ्री अकोमोडेशन उसे दिया जा रहा है। ये सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया था। सैलरी आ गई, डीए आ गया। फॉर दिस एक लास्ट में लाइन आई हुई है कि उसे कंपनसेशन के तौर पे 20,000 रुपीज दिए गए, क्योंकि उसका स्केल क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। रिवाइज स्केल में उसकी सैलरी जो है 12,000 से कम करके 10,000 रुपये कर रहे हैं, तो उसे एज ए कंपनसेशन क्या दे दिया गया, 20,000 दे दिए गए। तो ये उसकी बेसिक सैलरी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा उसे एक फर्नीचर भी दिया गया है
कितने का दिया है बेटा? 3000 का उसे क्या दिया गया है? फर्नीचर दिया गया है, जो कि कॉस्ट कितनी थी उस फर्नीचर की? 10,000। तो बेटा यहाँ देखो ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2, 1/4/2017 को उस फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो मेरे पास है 10,000। क्लियर? अब बेटा देखो, पूरा 1 साल बीत जाएगा, 1/4/2018 को इस फर्नीचर पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है जी। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा होगा, कितना लगा होगा पूरे साल का? कितनी वैल्यू है उसकी? 10,000। तो 1,000 डेप्रिसिएशन उसका लगाएंगे, किस रेट से? 10%। ठीक है जी। यहाँ पे रेट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि रेट 10% लेंगे हम। वैसे आगे जब हम डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे सबकी प्रिस्क्राइब्ड रेट्स गिवन होती हैं हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। फिर 1/4/2019 तक जाएंगे, 1,000 डेप्रिसिएशन फिर लग जाएगा। ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 1/4/2019 तक हम आ गए। हर साल हमने उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 1,000। किस रेट से? 10%। किस मेथड से? फिक्स रेट मेथड से। क्लियर बेटा? तो आज उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 8,000। उसके बाद भी वो छठे महीने में बेच रहा है, यानी कि वो जून में बेच रहा है। तो आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर 2 मंथ का डेप्रिसिएशन और लगाया जाए। तो बेटा एक चीज याद रखना, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मंथ के हिसाब से कभी भी नहीं लगता, वो डेज के हिसाब से लगता है। और उसकी भी 2 ही तरीके हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई एसेट 180 दिन से ज्यादा है आपके पास तो पूरे साल का लगेगा, अगर 180 दिन से कम है तो हाफ ईयर का लगेगा। मैं लिख देता हूं, इफ एसेट मोर देन 180 डेज depreciation will be charged full year, otherwise depreciation half year। तो अदरवाइज डेप्रिसिएशन कितने साल का लगेगा? हाफ ईयर का लगता है। क्लियर? यहाँ पे क्या कह रहा है? हिज एम्प्लॉयर आल्सो सोल्ड हिम ऑन 1/6/2009 old furniture of ₹3,000, the cost of the furniture on 10,000, assume सैलरी, वो तो हमने कर लिया। तो बेटा यहाँ पे एक रूल होता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो या तो 180 दिन से क्या लगेगा, कम यूज हो रही है तो हाफ ईयर का लगेगा, अगर 180 दिन से ज्यादा यूज हो रही है तो फुल ईयर का लगेगा। बट यहाँ पर उसने क्या किया है बेटा, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी एजम्पशन ली है उसने। क्या ली है? एजम्पशन ली है। उसने इन 2 महीनों के डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। अदरवाइज मुझे 6 महीने का क्या लगाना चाहिए था? डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। बट यहाँ पे वो थोड़ी सी एजम्पशन ले गया। उसने ये कितने का दिया है? उसे 3,000 रुपये का दिया है। तो एक्चुअल में 5,000 का उसे क्या हो गया? बेनिफिट हो गया एम्प्लॉय को। क्या हो गया? बेनिफिट। फिर से देखो, 10,000 का फर्नीचर था 2017 में, 1,001 लगा, 1,000 एक बार लगा, 1/4/2019 को उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। एक्चुअल में वो फर्नीचर अगर मार्केट में बेचते तो 8,000 का बिकता, बट एम्प्लॉयर ने उसे कितने का दे दिया? 3,000 का। तो उसे कितने का फायदा हुआ? 5,000 का। तो ये 5,000 जो बेनिफिट हुआ है उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कोई पॉइंट बेटा यहां तक अगर आपने पूछना है तो बताओ।
चले आगे। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन का मैंने परसों भी समझाया था आपको, फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या था बेटा तरीका, कितने ऑप्शंस थे हमारे पास। कुछ ऑप्शंस थे, तो मुझे इस क्वेश्चन में बताना कि मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट होगा नहीं जो रेड किया हुआ है। वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पर यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एम्प्लॉयर उसके लिए 5,000 रुपये क्या पे कर रहा है, रेंट। तो इसका मतलब जो ये डार्क है, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सेलेक्ट होता है कि एम्प्लॉयर ने वो मकान क्या किया हुआ है, हायर किया हुआ है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ द सैलरी। दोनों में से जो चीज़ कम होगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या है। एक्चुअल रेंट, ठीक है जी, 5,000 रुपये पर मंथ दे रहा है बेटा। 1 सितंबर वाली लाइन से नीचे जहाँ पे बेसिक सैलरी 10,000 दी है और डीए 700 रुपये दिया है, वहाँ पे एक लाइन लिखी है नो अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि 1 सितंबर के बाद उसे कोई भी अकोमोडेशन नहीं दिया गया। तो रेंट कितने मंथ का दिया होगा, 5 मंथ का, 25,000। तो सैलरी भी हम कौन सी लेने वाले हैं बेटा, वही बैक सैलरी इतने वाली लेने वाले हैं। तो 60,000 ये लेंगे और 5,000 हम ये वाला डीए ले लेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 65,000 हो गया हमारे पास। तो 15% ऑफ 65,000 अगर हम निकालें तो ये मेरे पास आता है 9750। तो इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट है 9750 हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो कर देंगे 9750। फिर से रिवाइज करते हैं। बेसिक सैलरी 12,000 दिखा दिया, डीए 1,000 हमने दिखा दिया। इसे हमने इसलिए कंसीडर भी किया रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्योंकि ये पार्ट है एम्प्लॉयमेंट का। रेंट फ्री अकोमोडेशन का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। 10,000 जो सैलरी रिवाइज हुई है वो रिवाइज दिखा दिया, 20,000 रुपये कंपनसेशन दिखा दिए और मैंने फर्नीचर का ट्रीटमेंट कर दिया। तो इन सब को जब हम टोटल करेंगे तो मेरी ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगी और उसमें से मैं 50,000 क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो बेटा, करा दो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कोई आपकी क्वेरीज है तो वो कर दूंगा मैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू चल रहा हूं। क्या कह रहा है, बेसिक सैलरी जो है बेटा उसकी कितनी आ रही है, 12,000 रुपये पर मंथ। तो बेसिक सैलरी को अगर हम दिखाएंगे तो 1,44,000 यहाँ पे बेसिक सैलरी आ जाएगी मेरी। बेसिक सैलरी 12,000 इंटू 12, 1,44,000। नेक्स्ट आ जाओ, मेरे पास उसने बोनस बोला है, कितना बोला है, 6 मंथ ऑफ सैलरी, 12,000 इंटू 6, 72,000। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस जो है फॉर ए टूर। बड़ी क्लियर बात बोली है उसने कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, अलाउंस उसे टूर के लिए मिला है। टूर के लिए मिला है तो बेटा वो एग्जम्प्ट होगा, याद रखना वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि वो टूर के लिए दे रहे हैं, उसे सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मिल रहा है। अगर वो यहाँ पे किसी ऐसे बिजनेस में होता जिसका काम ही ट्रैवलिंग का है तो फिर हम यहाँ पे वो 10,000 और 70% वाला रूल लगाते, ठीक है।
एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 इंटू 12, 60,000। आगे कंपनसेशन मुझे मिल रहा है, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है वो, सॉरी कमीशन मिल रहा है 4 मंथ का। तो मेरी सैलरी है 12,000 इंटू 4, आगे आ जाएगा 48,000। नेक्स्ट कहता उसे एक रेंट फ्री हाउस भी दिया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, कौन से एरिया में है, 15 लाख उसकी पॉपुलेशन है, 3,000 रुपये पर मंथ क्या है उसकी वैल्यू है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू कितनी है, उसे एक फर्नीचर भी दिया गया 10,000 रुपये का। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे क्योंकि लास्ट में करते हैं बेटा हमेशा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। इसके अलावा मुझे एक लंच दिया गया है, 60 रुपीज़ पर मील है, कितने दिन के लिए है, 300 दिन के लिए है। तो शायद आपको बताया हो मैंने कि 50 रुपीज़ तक तो क्या है ये एग्जम्प्ट है। तो कितना बच गया 10, कितने दिन के लिए है 300 दिन के लिए, तो इंटू 300, तो ये आंसर आ जाएगा 3000। आगे कहता उसने अपने एम्प्लॉयर के पास गया और क्लेम किया, कुछ चीज़ों का क्या किया, क्लेम किया। क्या क्लेम किया ध्यान से देखो, कहता एक तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज पे कर दो मेरे घर का। तो एम्प्लॉयर में यहाँ पे अज्यूम किया है हमने कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का चार्ज पे करता, यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉयर ने उसे वाटर का क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की पेमेंट यहाँ पे दिखाते तो हम उसे बेसिक सैलरी में क्या करते, ऐड करते। फिर से रिपीट कर दूं बेटा, एम्प्लॉयर के पास गया और कहता जी मुझे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो मेरे घर का बिल आया है वो पे कर दो। अगर तो एम्प्लॉयर यहाँ पे लिखा होता कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो हम उस अमाउंट को उसके बेसिक सैलरी में क्या करते, ऐड करते। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि पे किया है या नहीं, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, उसे मुझे सैलरी में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहता एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस उसके पहले से एग्जम्प्ट है। एंटरटेनमेंट की उसको डिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो नॉन गवर्नमेंट के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF। एक तो इसके अंदर आता है उसका कंट्रीब्यूशन और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन RPF। तो बेटा ये यहाँ पे क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा बिकॉज इट इज 9.5%। अगर ये 9.5% से ज़्यादा होता तो यहाँ पे हम क्या करते, टैक्सेबल करते। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास दो चीज़ें हैं देखने वाली, एक तो रेंट फ्री अकोमोडेशन और एक है मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का लॉजिक लगाते हैं। तो बेटा यहाँ पे सैलरी दी और पॉपुलेशन दी हुई है मुझे 15 लाख। तो आप सब मुझे बताना कि मैं कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करूँ। तो देखो बेटा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पॉपुलेशन के हिसाब से चलें तो अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख तक है तो कितने परसेंट लेना है, 10% हमें सैलरी का शो करना है।
और इसके लिए जो सैलरी लेनी है वो मुझे ये वाली लेनी है। तो मुझे 10% ऑफ द मुझे 10% ऑफ द क्या चाहिए, इसका चाहिए। तो बेसिक सैलरी क्या रहेगी मेरी, देखें, 1,44,000 प्लस और क्या है, टैक्सेबल अलाउंसेज है। तो टैक्सेबल अलाउंस में देखें तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 60,000 आता है। उसके अलावा देखो बेटा, कोई आपको टैक्सेबल अलाउंस दिख रहा है? बेसिक सैलरी है, बोनस है, ट्रैवलिंग अलाउंस वैसे ही एग्जम्प्ट हो गए, एंटरटेनमेंट अलाउंस मैं दिखा चुका हूँ, कमीशन रेंट फ्री निकालना ही है, लंच कोई अलाउंस होता नहीं है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट। तो और कोई टैक्सेबल अलाउंस मुझे दिख नहीं रहा। कमीशन की जगह हम 48,000 लिख देंगे और बोनस की जगह मैं 72,000 लिख दूंगा। तो ये 4 अमाउंट आएंगी। तो इन चारों अमाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 1,44,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 प्लस 72,000। चलो 1,44,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 प्लस 72। तो मेरे पास आ गया बेटा ये 3,24,000। क्लियर? तो 3,24,000 रुपये मेरे पास ये आ गए हैं। ठीक है जी। तो इसका कितने परसेंट ले लें बेटा? ये बेटा एक गलती हो गई हमारे से थोड़ी सी। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने थोड़े से गलत ले लिए। 500 गुना 12, 6,000 लेने थे, तो यहाँ पर ये 6,000 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 2,70,000 और इसका मैं 10% अगर ले लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 27,000। तो 27,000 तो ये हो गया। प्लस आपको मैं दिखाता हूँ बेटा यहाँ पे, नॉट 10% ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर उसे कोई फर्नीचर प्रोवाइड करवा रहा है तो उसका 10% लेना है, तो 1,000 हम ये लेंगे, तो टोटल 28,000 मेरी क्या बन जाएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू बन जाएगी 28,000। अब अगर हम बात करें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, तो 12% लेना है। उसके लिए आपको शायद याद हो मीनिंग क्या लेते थे हम सैलरी का, आरपीएफ के लिए बेसिक सैलरी लेते थे, क्या है, 1,44,000 प्लस और क्या लेते थे, कमीशन 48,000 बस। उसके अलावा डीए और डीपी लेते थे जो मेरे पास है नहीं। तो 1,44,000 प्लस 48,000 अगर हम लेते हैं तो 1,92,000 आता है। इसका अगर मैं
12% निकालूं तो ये आंसर आता है 23040। अब देखते हैं कि उसने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कितना किया है। तो बेटा वो प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 24,000 रुपये कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कितना कर रहा है, 24,000। 2,000 एक महीने का इंटू 12 और ये आ जाएगा 24,000 रुपये वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो कितना ज़्यादा कर रहा है वो देख लेते हैं हम। बस बाकी तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व ही हो गया। वो कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, 2,000 रुपये कर रहा है। तो 1,44,000 मेरी सैलरी थी, बेसिक सैलरी, प्लस 48,000 मेरा क्या था, कमीशन था। और मैंने इसको 12/100 किया था, तो मेरे पास 23,040 रुपये आ गया था। तो लॉजिकली मुझे यहाँ पे माइनस 23,040 रुपये कर देना चाहिए। बोलो बेटा, यहाँ तक सही कर रहा हूँ मैं? ठीक है, चलो जी। अब मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना क्या बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा। मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ कमीशन की, यहाँ पे कमीशन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ो बेटा। जो मैं आपको मेन चीज समझाना चाह रहा हूँ, कमीशन इक्वल टू 4 मंथ पे। यहाँ पे जो कमीशन मिल रहा है मुझे 4 महीने की सैलरी के इक्वल मिल रहा है। क्लियर? जबकि मुझे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए अगर मैं बात करूं कमीशन की, तो कमीशन जो हम लेते हैं वो टर्नओवर पे लेते हैं बेटा, याद रखना। मुझे यहाँ पे कमीशन क्या लेना है, ये देखो, इफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, इफ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन जानबूझ के गलत किया था कि मैंने यहाँ पे 48,000 कमीशन लिया, बट बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो कमीशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टर्नओवर का नहीं है, सैलरी का है। तो इसको हम जीरो मानेंगे, क्योंकि ये टर्नओवर पे नहीं मिल रहा। किस पे नहीं मिल रहा, मुझे सेल पे नहीं मिल रहा। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए मैं यहाँ पर जो सैलरी लेने वाला हूँ वो 1,44,000 लेने वाला हूँ, और मेरा यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो 17,280 रुपये आने वाला है। और मैं यहाँ पे कितने लेस करने वाला हूँ बेटा, 17,280 रुपये मैं क्या करने वाला हूँ, लेस करने वाला हूँ। और यहाँ पर कितनी अमाउंट दिखाने वाला हूँ, 6720। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा मेन पॉइंट था वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ही था, जो मैंने आपसे गलत किया पहले थोड़ा सा जानबूझकर। भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि कमीशन जो लेना है प्रोविडेंट फंड के लिए, मुझे सिर्फ वही कमीशन लेना है जो टर्नओवर पे दिया है। अगर टर्नओवर पे नहीं दिया तो मुझे यहाँ पे कमीशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। चलो जी, क्या कहता है मिस्टर राम कुमार, पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। अगर इजी हुआ तो खुद सॉल्व करना, अदरवाइज मैं कुछ करवाऊंगा आपको। मिस्टर राम गोपाल एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी इज ड्रॉइंग 40,000 पर मंथ सैलरी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% वो क्या ले रहा है, डीए ले रहा है ऑफ हिज सैलरी। चलो जी, 48,000 होएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ठीक है, वो 5,000 क्या कर देता है, अपने कस्टमर पर क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है। इसको बेटा इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में मैंने ये कभी भी नहीं लिखाया कि एक्चुअल एक्सपेंस टैक्सेबल होंगे।
क्लियर बेटा। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वाला ट्रीटमेंट पढ़ा था। हमने कभी भी एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए ये नहीं पढ़ा था कि एक्चुअल एक्सपेंस तक वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। उसके लिए वो अलग से थे, यूनिफॉर्म अलाउंस और वो अलाउंस थे। तो इस 5,000 रुपये की लाइन का हम अपने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेंगे। उसे एक रेंट फ्री हाउस दिया जा रहा है इलाहाबाद में। हाउस किसका है, कंपनी का है। कंपनी का है तो बेटा इसके ऊपर वो पॉपुलेशन वाला रूल लगेगा। इसके अलावा उसे एक स्मॉल कार दी जा रही है। मैं सिर्फ आपको इसमें स्मॉल कार वाला ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन घर पे ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। उसे क्या दी जा रही है, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर मीट बाय द कंपनी। तो कार का जो ट्रीटमेंट हमारा है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं मेरे कार का ट्रीटमेंट, तो मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला बड़ा सही बैठेगा। ये तो पता चल गया कि मिक्स यूज है, थोड़ा पर्सनल और थोड़ा ऑफिशियल यूज कर रहे हैं। और एक्सपेंसेस कौन बियर कर रही है, कंपनी। कंपनी का मतलब एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। और स्मॉल कार है तो 1,800 रुपये पर मंथ। तो 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिस्टर राम गोपाल वाला 40,000 गुना 12 48 लाख 4,80,000, 10% डीपी हो जाएगा 48,000 का। ठीक है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 सीधा आ जाएगा। इस 5,000 की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉपुलेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है आपने। और कार के 1,800 रुपये क्या होंगे, 12 करके ऐड होंगे। तो ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करके देखना। मैं आपको जो अब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूँ, पेज नंबर 134। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके देखते हैं। अगर कल 17 नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा आपको बेटा। लो जी। मिस्टर देवेंद्र एन एम्प्लॉई इन ए कंपनी इन दिल्ली। वो दिल्ली की किसी कंपनी में है और वो 25,000 रुपये पर मंथ क्या ले रहा है, वो सैलरी ले रहा है। बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, 3 लाख। नेक्स्ट, इसके अलावा उसे डीपी मिल रहा है किसका, 10% ऑफ सैलरी का, तो 30,000 डीपी हो गया हमारा। इसके अलावा उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 इंटू 12, ये 12,000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया उसका। इसके अलावा उसे एक रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, रेंट फ्री हाउस, ये हम लास्ट में करेंगे। ठीक है जी, कंपनी का है। इसके अलावा उसे एक कार मिल रही है। ठीक है जी, क्या यूज है उसका, मिक्स यूज है। प्लस देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट कह रहा है वो। एक तो मिक्स यूज है। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। प्लस देखें स्मॉल कार है या लार्ज कार है, स्मॉल कार है। चलो जी, प्लस आगे पढ़ते हैं, उसे एक ड्राइवर भी दिया जा रहा है, तो एक उसे ड्राइवर भी दिया जा रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मिक्स यूज है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, स्मॉल कार है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला रूल ही लग गया हमारा। और ड्राइवर के 900 रुपये अलग से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1,800 प्लस 900, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी और बाहर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 12।
ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,400। नेक्स्ट, इसके अलावा देवेंद्र ने 1 लाख रुपए का कंपनी से क्या लिया है, लोन लिया है। तो हमने बात करी थी बेटा 20,000 रुपए तक का अगर लोन है तो उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा, अगर उससे ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी, कितना है, 1 लाख है, तो ये 20,000 से ऊपर है तो इसका 10% हम ले लेंगे, तो 10,000 रुपये ये भी क्या हो जाएगा, इसका टैक्सेबल हो जाएगा। अब बस हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला ऑप्शन हमने सॉल्व करना है। तो बेटा देखो पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन लगेगा। कहता है जी, ही इज प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू 4,000। द हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी। ही इज आल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल कार। ठीक है, तो मैं अगर अपने ऑप्शन को चेक करने जाऊं तो मेरे पास जो ऑप्शन बनेगा ये वाला बनेगा कि वो नॉन गवर्नमेंट है और उसका जो घर है वो किसने ऑप्ट किया हुआ है, एम्प्लॉयर का खुद का है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो बेटा दिल्ली में रह रहा है। पहली लाइन पढ़ो, वो कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। और दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है। तो हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, 15% ऑफ द सैलरी वाला क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। तो ये सारा उठा ले हम। चलो जी, अब देखते हैं बेसिक सैलरी कितनी है, 3 लाख प्लस डीपी आना ही आना है बेटा, प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आएगा 12,000। ठीक है जी, कार का नहीं आएगा और इंटरेस्ट का नहीं आएगा, बस खत्म, क्योंकि बाकी तो कोई अलाउंस ही नहीं है। तो 3,42,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। तो आंसर मेरा जो आएगा वो देखते हैं हम, 3,42,000 इंटू 15 अपॉन में 100, तो 51,300 रुपये आएगा। और ये मेरी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी 51,300। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ लेस होती है, अगर एम्प्लॉई ने कुछ पे किया है तो वो लेस हो जाता है, ऐसा यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, तो ये सारा मेरा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। बोलो बेटा 18 तक समझ आ गए क्वेश्चन, और कराऊँ या बहुत है बेटा।